योगेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। ट्रेन रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर गई। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। देखने में उसका सामान्य सा पहनावा था, न माथे पर बिंदी थी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? क्या अभी तक वो भी मेरी तरह अकेली ही है? योगेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस पर गई। नजरें मिली तो योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे आदमी से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। आदमी सज्जन थे तो इस बात को मान गए। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। योगेश रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, रागिनी, कैसी हो तुम? रागिनी ने नजर न मिलाते हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूं, और आप? योगेश भी सहज तरीके से बोला, मैं भी ठीक हूं, कानपुर जा रहा हूं। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं भैया के पास है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। सामान्य सी बातचीत के बाद वे दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर योगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा। क्या? योगेश ने संकोच करते हुए पूछा। अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब योगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? योगेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। आपस के फैले सन्नाटे को खत्म करने के लिए डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। योगेश ने रागिनी से पूछा, खाओगी रागिनी आइसक्रीम? रागिनी ने ना में अपना सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार तुम्हारे, इसी बहाने में भी साथ में खा लूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज कुल्फी है। योगेश की इस बात को सुनकर रागिनी मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था वो। उसे याद था जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। रागिनी सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियां खरीद लीं और एक कुल्फी योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूं, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपये दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। रागिनी हंसकर बोली, अगर पैसे ले लेती तो मैं अपने आप को क्या जवाब देती? ये जो स्वाभिमान होता है ना, योगेश कभी इंसान को जीने नहीं देता। आपके अंदर से रोज कहता है क्या गलत है और क्या सही। इसीलिए अगर पैसे ले लेती ना तो अंदर से रोज आवाज आती, जिसे त्याग कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं अब बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल खत्म कर दिया है, अब गुस्सा भी बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं, जिनकी शिकायत तुम्हें हमेशा रहती थी। अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब तो आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज हमारे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रोने लगी। रागिनी भावना में बहकर सच बोल गई, जो वो इतने सालों से अंदर ही अंदर दबाए हुए थी। बच्चों की बात जब पता चली तो योगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा आज झेल रहा हूँ। देखो ना, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। तुम जैसी बीवी को समझ नहीं पाया, घर परिवार नहीं संभाल पाया, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और अब माँ भी नहीं रही।
माँ नहीं रही मतलब? इतना सुनते ही रागिनी बोली, माँ को तो मैं अच्छी छोड़कर आई थी। माँ के न होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ। उनको क्या हो गया था? योगेश बोलो ना, कुछ तो बोलो। इस बार योगेश भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया और स्टेशन भी आने वाला था। योगेश बोला, वापस कब जाओगी? रागिनी बोली, आज रात यही रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर रागिनी अपना सामान लेकर खड़ी हो गई। योगेश भी उसके साथ खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। योगेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? रागिनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। योगेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी और योगेश से बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। योगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अब भी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी योगेश की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। योगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लट झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर योगेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेश की मन स्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। योगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा और बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? योगेश बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। योगेश आगे बोला, मैं गलत था जो तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कहकर वह रोने लगा। रागिनी चुप हो गई। बस वो योगेश के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। योगेश रागिनी के दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो रागिनी, मैं वादा करता हूं अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आओ। रागिनी ने माथे पर रखा साड़ी का पल्लू थोड़ा सा पीछे सरकाया और बोली, इधर देखिए जरा। योगेश ने देखा रागिनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूं मैं भी अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब से भाव में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूं जब भी तुम्हारा दिल रोने को होता है तब ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह योगेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहां उतरना ही नहीं था।
जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी योगेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह।